बहू का पश्चाताप। मायके वाले आएंगे तो उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना लेना। सरिता अपनी सास कावेरी जी को बोल रही थी तो कावेरी जी ने खुश होते हुए कहा, हाँ बहू तुम चिंता मत करो, खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी। वैसे भी तुम्हारे मायके वाले तुम्हारी शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं तो मुझे तो पहले से ही मेहमानों को अच्छे से खिलाने पिलाने का शौक है। खूब बढ़िया खाना बनाऊंगी कहते हुए कावेरी जी अपने कमरे में चली गईं। अगले दिन सुबह कावेरी जी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा ही रही थी कि तभी उनकी बहू सरिता चिल्लाते हुए बोली, माँ जी जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि मेरे मायके वाले आएंगे और तुम हो कि कछुए की चाल से काम कर रही हो। अरे पूरे घर के साफ सफाई करनी है, खिड़कियां दरवाजे पर भी डस्टिंग करनी है, कहीं भी धूल या मिट्टी की परत नहीं दिखनी चाहिए। और हाँ, उसके बाद जल्दी से रसोई में आकर खाना बनाने में लग जाना। खाने में 2 सब्जी बनानी है और सब्जी ऐसी होनी चाहिए कि मेरे मायके के सभी लोग देखते रह जाएं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहू की बात को सुनकर कावेरी जी बोली, बहू मैं अगर अकेली रसोई संभालूंगी तो तुम ऊपर की साफ सफाई का काम देख लेना, क्योंकि दोनों काम मुझसे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे माँ जी? इसीलिए तो मैंने तुमसे रात में ही कह दिया था। अब देखो मुझसे कुछ भी काम नहीं होगा। मुझे पार्लर जाना है, अगर घर की साफ सफाई में लग जाऊंगी तो पार्लर नहीं जा पाऊंगी और फिर दोपहर तक सभी लोग आ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि मैं घर के काम में ही लगी रहूं? अरे हर रोज खाना मैं ही बनाती हूँ, कभी कभार अगर आपके ऊपर काम पड़ जाए तब भी आप मुझे एहसान दिखाने से पीछे नहीं हटती। बहू की बात सुनकर कावेरी जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने काम में लग गईं। तभी पीछे से कावेरी जी का बेटा पवन अपनी पत्नी सरिता से बोला, अरे सविता कैसी बातें कर रही हो? माँ हमेशा ही तुम्हारे साथ किचन में हाथ बटाती है और माँ की उम्र भी तो देखो, उनकी उम्र है क्या ये सब काम करने की? इतना सारा खाना बनाकर वो घर की साफ सफाई कैसे करेंगी? इसलिए कम से कम एक काम तो तुम्हें करके जाना चाहिए। माँ ने काम करने से या खाना बनाने से मना तो नहीं किया है, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है कि सारा काम उनसे नहीं होगा, तो थोड़ा सा हाथ तुम भी बटा दो। पवन की बात सुनकर सरिता की त्योरियां चढ़ गईं। वो बड़बड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम्हारी माँ क्या कम थी जो तुम भी मेरी छोटी सास बनने की कोशिश कर रहे हो? शादी के 6 महीने में मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि तुम सिर्फ अपनी माँ के ही गुलाम होकर हो, हर समय अपनी माँ का ही पक्ष लेते रहते हो। मेरी खुशियां तो तुमसे देखी नहीं जाती हैं। अरे सरिता जरा तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि तुम क्या बड़बड़ा रही हो। पवन ने मुस्कुराते हुए कहा तो आंखें तरारते हुए सरिता ने कहा, मैं सिर्फ अपने कमरे की साफ सफाई करूंगी, कह देना अपनी माँ से कि खाना बनाने के बाद घर की साफ सफाई कर लेंगी। कहते हुए सरिता पैर पटकते हुए झाड़ू उठाकर अपने कमरे की साफ सफाई करने चली गई और थोड़ी देर बाद अपने कमरे की सफाई कर तैयार होकर फटाफट से पार्लर के लिए निकल गई। तो पवन ने राहत की सांस ली और वो तुरंत रसोई में अपनी माँ कावेरी जी का हाथ बटाने के लिए पहुंच गया। दरअसल पवन कावेरी जी का इकलौता बेटा था। कावेरी जी के पति 20 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उस समय पवन मात्र 4 साल का था। पवन के पिताजी की सरकारी नौकरी थी, इसीलिए कुछ पेंशन के पैसे और कुछ अपनी मेहनत से सिलाई कढ़ाई करके कावेरी जी ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और खूब अच्छे संस्कार दिए। हमेशा माँ बेटे एक साथ ही रहते तो दोनों माँ बेटे में एक दोस्ती का सरिश्ता हो गया था। कावेरी जी जब रसोई में अकेले काम करती थी तो बचपन से ही पवन भी उनके साथ रसोई में कुछ ना कुछ उनकी मदद करने आ जाता था। कभी रोटी बेलने की जिद पकड़ लेता तो कभी कुछ और काम करने की। माँ के साथ अधिक समय रसोई में बिताने की वजह से उसे रसोई के अधिकतर काम आने लगे थे। इसलिए अगर जब भी कावेरी जी कभी बीमार पड़ जाती तो पवन माँ का ख्याल रखने के साथ साथ पूरे घर की जिम्मेदारी उठा लेता था। खुद उन्हें खाना बनाकर खिलाता। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कावेरी जी के मायके में उसके माता पिता और भाई बहन सब लोग थे। 2 भाइयों की इकलौती बहन कावेरी जी को उनके पति के जाने के बाद भाइयों ने उन्हें खूब जोर दिया कि वो जाकर मायके में रहें। छोटा बच्चा है, कहाँ अकेली परेशान होती रहेंगी, हम सब हैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे की देखभाल करने के लिए। लेकिन कावेरी जी ने ये सोचकर मना कर दिया कि आज माँ बाप हैं तो भाई भी बड़े प्यार से बुला रहे हैं, लेकिन कल को जब माँ बाप चले जाएंगे तो भाई भाभी भी मुझे बोझ समझने लगेंगे। इससे अच्छा मैं ससुराल में ही रहूं ताकि भाई भाभी से ही भी हमारा प्यार बना रहे। यही सोचकर कावेरी जी ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया मैं अपने पति के घर में ही रहूंगी, इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती और फिर मुझे मेरे पति के पेंशन के पैसे मिलते हैं
और थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई करूंगी तो आराम से ससुराल में रहकर भी अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा लिखा सकती हूँ। आप लोग हमारे पास आते जाते रहना, बस मेरे लिए यही बहुत है। ये कहकर कावेरी जी ने अपने मायके जाने से मना कर दिया। इन 20 सालों में कावेरी जी के माता पिता तो गुजर गए, लेकिन फिर भी उनके भाई भाभी ने कावेरी जी का बहुत साथ दिया। खैर, इधर पवन जब रसोई में गया तो कावेरी जी सब्जी काट ही रही थी। उसने रसोई में घुसते ही कहा, चलो माँ, मैं सब्जी काट देता हूँ, आप तब तक आटा लगा लो और रायते में तड़का भी मैं ही लगा दूंगा। और थक जाओ तो बाहर एक चेयर रखी है, उस पर बैठ जाना, नहीं तो ज्यादा देर तक खड़े रहने से आपके घुटनों में दर्द होने लगेगा, इसलिए बीच बीच में आराम कर लेना। और माँ, इतनी सारी सब्जियां बनाने की क्या जरूरत है, एक सब्जी बना लो, एक रायता है और खीर हो जाएगी, इतने तो बहुत हैं। अरे नहीं बेटा, अभी घर में नई नई बहू आई है और उसके मायके से उसके मम्मी पापा तो पहली बार आ रहे हैं, तो कम से कम 2 सब्जी तो होनी ही चाहिए। इतने सालों बाद घर में रौनक आई है, बहू आई है, 4 रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हुआ है, मुझे तो ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। कावेरी जी ने कहा तो पवन बोला, लेकिन माँ, अपनी तबीयत का भी तो ध्यान रखो, वरना फालतू में ही बीमार पड़ जाओगी। और जब कल सरिता ने तुमसे इतना सारा काम करने के लिए कहा था तो तुम मना नहीं कर सकती थी क्या? सारा काम आपके जिम्मे सौंप कर खुद पार्लर के लिए चली गई। वो 2 दिन पहले भी तो पार्लर जा सकती थी, आज जाने की क्या जरूरत थी? पवन का गुस्सा देखकर कावेरी जी ने उसे शांत कराते हुए कहा, अरे बेटा, बहू नई नई घर में आई है, एडजस्ट होने में थोड़ा समय तो लगता है, उसको थोड़ा समय दो। और फिर अभी उम्र ही कितनी है उसकी, सिर्फ 20 साल की ही तो है, धीरे धीरे सारी समझ आ जाएगी और घर के सारे रीति रिवाज भी सीख जाएगी। हाँ माँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि सरिता कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, 20-22 साल की लड़की कोई छोटी नहीं होती, आप तो उसे बिल्कुल बच्ची बनाकर रखी हुई हैं। 20 साल की लड़कियों में इतनी समझ आ जाती है कि वो अपना भला बुरा और सही गलत समझने की क्षमता रखती हैं, पर आप उसे कुछ नहीं कहती हैं। जिस दिन सर पर चढ़ जाएगी उस दिन मुझसे मत कहना कि बहू तुम्हारी सुनती नहीं है। मैं अभी से कह रहा हूँ, उसे घर के काम बताना और घर की जिम्मेदारियां देना शुरू कर दो। बस बहुत कर लिया, पूरी जिंदगी काम, अब बहू आ गई है तो आराम से रहो और जितना काम बन पड़ता है बस उतना करो। बहू के कहने से जबरदस्ती काम में मत लगा करो, उसको छोटा बताकर उसको मनमर्जियां करने देती हो, ये तुम सही नहीं है कर रही हो। माँ, अरे बेटा, क्यों छोटी सी बात को लेकर इतना नाराज हो रहा है? ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी और धीरे धीरे उसे सारे काम भी सिखा दूंगी, बस अब तो खुश है ना? तो पवन धीरे से मुस्कुरा दिया। अरे माँ, हमें तो बातों में पता ही नहीं चला, सारा खाना बनकर तैयार भी हो गया। पवन ने खाने की तरफ नजर डालते हुए कहा तो कावेरी जी बोली, हाँ बेटा, तभी तो बोलते हैं कि एक से भले दो। चलो अब सारे खाने को उठाकर डाइनिंग टेबल पर रख दो, तब तक मैं थोड़ी साफ सफाई कर देती हूँ, वरना उन लोगों के आने का समय हो रहा है, उनके सामने साफ सफाई करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। कहते हुए कावेरी जी दरवाजे और खिड़कियों को साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद सरिता और उसके मायके वाले एक साथ ही घर में घुसे। भाई भाभी, मम्मी पापा और साथ में चाचा चाची भी आए थे, क्योंकि सब लोग उसी शहर में शॉपिंग करने के लिए आए थे, तो सोचा बेटी से मिलकर चलते हैं। उन लोगों को देखते ही कावेरी जी भी बहुत खुश हो गई। उन सबके लिए चाय बनाने रसोई घर में जा ही रही थी कि तभी सरिता के माता पिता एक थाल में शगुन का कुछ सामान और एक कार्ड देते हुए बोले, समधन जी, हमारे छोटे बेटे की शादी है, आप सबको शादी में जरूर आना है। हाँ जी, हम सब जरूर आएंगे, कावेरी जी बोल ही रही थी कि तभी सरिता बीच में ही उनकी बात को काटते हुए बोली, आपको पता है माँ जी, मेरे भाई की शादी बहुत बड़े खानदान में तय हुई है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, 4-4 गाड़ियां हैं उनके घर में। वैसे तो मेरे भाई के लिए उससे भी बड़े बड़े घर के रिश्ते आ रहे थे, एक तो विधायक की लड़की का रिश्ता भी आया था, वो तो पूरे 40 लाख रुपए देने वाले थे, लेकिन क्या करें, मेरे भाई को लड़की पसंद आ गई, इसीलिए रिश्ता तय हो गया। तभी कावेरी जी हंसते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहू लड़की हमेशा अपने बेटे की पसंद की होनी चाहिए। अब देखो, तुम्हें भी तो मेरे बेटे ने ही पसंद किया था, मेरे बेटे की पसंद कितनी अच्छी है। हाँ, वो तो मैं हूँ ही सुंदर, मुंह बनाते हुए सरिता ने कहा। तो सब लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। तभी सरिता बोली, माँ जी, आप इधर बैठी बैठी बातें करती रहोगी या रसोई में जाकर खाना भी लगाओगी? सबके खाने का टाइम हो गया है। सरिता, खाना तो सारा डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ है, बस एक बार गर्म करना है। सरिता की तरफ देखते हुए पवन ने कहा, हाँ पवन, मुझे पता है, आखिर मैंने ही तो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा था, वो तो सिर्फ गर्म करने के लिए माँ जी को कह रही हूँ। तो क्या माँ जी इतना भी नहीं कर सकती?
सरिता की बात सुनकर कावेरी जी और पवन के साथ साथ उसके भाई भाभी भी हैरान रह गए कि ये सारा खाना सरिता ने बनाया है। ये कैसे संभव है, क्योंकि 6 महीने पहले तो मायके में सरिता किचन में झांकती तक भी नहीं थी। कमरे में बैठे बैठे बस ऑर्डर देती रहती थी। घर का कोई काम करना नहीं आता था। अगर कभी घर में 4 मेहमान आ जाते और मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ती तो भी सरिता अपने कमरे से नहीं निकलती थी। और ससुराल में आते ही उसने एकदम से इतना सारा काम करना सीख लिया। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सोचते हुए सरिता की भाभी वहां से उठकर रसोई में जाकर कावेरी जी की मदद करने लगी। पूरा खाना खाने के बाद सरिता ऐसे दिखाती रही कि सारा काम उसी ने किया है और अभी भी देखो अपने ससुराल में वो कितना काम कर रही है। तभी खाना खाते समय सरिता का भाई उसको चिढ़ाते हुए बोला, सरिता, लगता तो नहीं है कि इतना स्वादिष्ट खाना तूने बनाया है। अगर कभी मैं चाय बनाने के लिए कह देता था तो पूरा आधा घंटा लगा दी थी एक कप चाय बनाने में, और अब तुमने इतना सारा खाना बना लिया। कहते हुए सरिता का भाई हंसने लगा। तभी पास में खड़ा हुआ पवन बोला, अरे साले साहब, इतना स्वादिष्ट खाना तो मेरी माँ ही बना सकती है। बस सरिता ने तो उस खाने में हाथ लगाया है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर सरिता ने कभी मायके में काम नहीं किया तो खाना नहीं बनाया है तो क्या हो गया, धीरे धीरे बनाना सीख जाएगी। मेरी माँ उसे सारा काम करना सिखा देंगी। भले ही उसने मायके में कुछ नहीं किया हो, लेकिन अब ससुराल में आकर सब सीख जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना सरिता, मैंने सही कहा ना? सरिता की तरफ देखते हुए पवन ने कहा। तो सरिता के माता पिता भी खुश हो गए कि चलो उसका दामाद कितना अच्छा है। बेटी को भले ही काम ना आता हो, लेकिन उसे भरोसा है कि वो सब कुछ सीख लेगी। 4 ताने तो नहीं मारता। लेकिन सरिता को पवन की इस बात पर गुस्सा आ गया। वो पास में खड़ी हुई पवन से फुसफुसाते हुए बोली, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सारी बातें कहने की? थोड़े समय के लिए चुप नहीं रह सकते थे? अरे तो मैंने क्या गलत कहा है? जो कुछ कहा वो सच्ची तो है, पवन ने हंसते हुए कहा। तभी सरिता की भाभी कावेरी जी को बैठाते हुए बोली, चलिए आंटी जी, अब आप भी खाने की टेबल पर बैठ जाइए, मैं आप सब लोगों को खाना परोस देती हूँ। अरे बेटा, तुम सब लोग खा लो, हम बाद में खाते रहेंगे। नहीं आंटी जी, आप बैठिए, कहते हुए सरिता की भाभी खाना परोसने लगी। तो सब लोग खाना खाने बैठ गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद सरिता के मायके वाले चले गए तो उनके जाते ही सरिता अपनी सास कावेरी जी से बोली, आपको पता है माँ जी, मेरी माँ ने अपनी होने वाली बहू के लिए बहुत सारे जेवर बनवाए हैं। माथे से लेकर पैरों की पायल तक उन्होंने सोने के बनवाए हैं। तभी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए पवन ने कहा, तो क्या हो गया, वो अपनी बहू के लिए ही तो सारा जेवर बनवा रहे हैं और अपनी बहुओं के लिए सब लोग ही बनवाते हैं। तुम्हारी माँ ने कोई नया काम नहीं किया और फिर तुम्हारे पास किस चीज की कमी है जो मेरी माँ को सुना रही हो? हमने भी तुम्हारी शादी में सब कुछ बनवाया था, यहाँ तक कि सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही खरीदा था। जेवर से लेकर कपड़े तक सब तुम्हारी पसंद का था। फिर भी पता नहीं क्यों हमेशा अपने मायके की ही धौस दिखाती रहती हो, और फिर इस घर में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। इतना सब होने के बावजूद भी तुमने भाई की शादी के लिए इतनी सारी शॉपिंग की, लेकिन फिर भी मैंने या माँ ने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। फिर भी तुम कुछ ना कुछ मेरी माँ को ही सुनाती रहती हो। ये तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है। इस बार पवन की बात का सरिता के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। तो कावेरी जी भी चुपचाप हॉल में आकर बैठ गईं। आज उन्होंने अपने बेटे का गुस्सा देखकर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि शायद बेटा कहीं न कहीं सही कह रहा है। सरिता कोई छोटी बच्ची नहीं है जो बात बात पर उनकी बेइज्जती कर देती है और अपने मायके वालों का इतना मान सम्मान चाहती है, लेकिन मेरा सम्मान करना बिल्कुल नहीं जानती। सम्मान करना तो दूर, मौका मिलते ही मेरा अपमान कर देती है, जबकि मैं उसे हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखती हूँ, उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। कितनी बार बेटे ने उसे इशारों में समझाया है, लेकिन उसे बात समझ ही नहीं आती। खैर, दूसरे दिन सरिता अपने भाई की शादी में जाने के लिए तैयार होते हुए अपनी सास से बोली कि माँ जी, तुम्हें तो पता है मेरे मायके वाले कितने अमीर लोग हैं। मेरे भाई की शादी शहर के सबसे बड़े होटल में हो रही है। बड़े बड़े लोग भी शादी में आने वाले हैं, तो तुम भी थोड़ा बन ठन के आना। अपनी ये सस्ती सी साड़ी पहनकर मत आ जाना, नहीं तो फटीचर बनकर आ जाओगी और इतने लोगों के बीच में मेरी नाक कटवा दोगी। एक बार मेरे मायके आओ तो सही, फिर मैं दिखाती हूँ कि मेरे मायके में सभी लोग कितने पैसे वाले हैं। अब तो कावेरी जी को भी लगने लगा था कि बहू उनके चुप रहने का फायदा उठाती है।
जब देखो तब उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। ये नहीं देखती कि उनकी सास उसे कितना लाड प्यार करती हैं, उसकी हर फरमाइश पूरी करती हैं, एक बेटी की तरह रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। वैसे ही मेरा इतना छोटा सा परिवार है, सिर्फ एक बेटा एक बहू की तमन्ना पूरी जिंदगी से थी कि बहू आएगी तो उसे बेटी बनाकर रखूंगी, लेकिन बहू को तो अपने मायके के गुणगान से फुर्सत ही नहीं मिलती। पता नहीं बहू कब इन सारी चीजों को समझेगी। खैर, सरिता के जाने के एक दिन बाद पवन अपनी माँ से बोला कि माँ, सरिता का फोन आया था, मायके में उसे मेरी जरूरत है, मैं चला जाता हूँ, शादी वाले दिन सुबह सुबह आपको लेने आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। हाँ बेटा ठीक है, बहू के मायके में शादी है तो बहुत सारे काम होंगे, तुम जाकर उनकी मदद करवा दो। कावेरी जी ने कहा तो पवन सरिता के मायके चला गया, पर उधर सरिता ने पवन को कामों में इतना उलझा दिया कि शादी वाले दिन पवन को माँ को लाने के लिए समय ही नहीं मिला। दोपहर के 12 बज गए। सारे कामों से फ्री होने के बाद पवन सरिता से बोला कि वो माँ को लेने के लिए जा रहा है, तो सरिता चट से बोली, कैसी बातें कर रहे हो पवन, माँ कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो उन्हें लेने के लिए जाना पड़े। अरे वो खुद से भी तो आ सकती हैं। सरिता, घर में दो दो गाड़ी होते हुए भी मेरी माँ बस में धक्के खाते हुए आएंगी, सिर्फ घंटे भर का रास्ता है, मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। तभी सरिता की माँ हड़बड़ाते हुए कमरे में आई और पवन से बोली, पवन बेटा, जो शेरवानी दूल्हे के लिए खरीद के लाए थे वो साइज में बहुत बड़ी है, उसे चेंज करने के लिए जाना होगा। अभी सरिता के पिताजी और बड़े भाई भी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो तुम एक काम करो बेटा, दूल्हे को अपने साथ लेकर जाओ और उसकी ड्रेस चेंज करवा के ले आओ। हाँ ठीक है माँ जी, आप मुझे शेरवानी दो और दूल्हे राजा को मेरे साथ भेज दो, मैं चेंज करवा लेता हूँ। इतना कहकर दूल्हे को लेकर पवन शेरवानी चेंज कराने के लिए चला गया। पवन के जाने के बाद सरिता अपनी सास कावेरी जी के पास फोन किया और बोली, माँ जी, पवन काम में बहुत व्यस्त है, इसलिए वो आपको लेने नहीं आ पाएगा, तुम एक काम करो, बस से आ जाओ। इतना कहकर सरिता ने फोन रख दिया। तो कावेरी जी ने भी सोचा कि चलो ठीक है, शादी वाला घर है, बहुत सारे काम होंगे, पवन को इसीलिए नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं बस से ही चली जाती हूँ। यही सोचकर कावेरी जी बस में जाने के लिए तैयार हो गईं और करीब 2 घंटे बाद सरिता के मायके पहुंच गईं। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। सास को देखते ही सरिता सबसे लोगों के सामने ही कहने लगी कि वो देखो मेरी सासू माँ आ गई हैं। माँ जी बस से आई होंगी तो थक गई हैं, मैं तो बस में बैठकर कहीं जाने का सोच ही नहीं सकती, हमेशा कार से ही आती जाती हूँ। वो तो माँ जी को पहले से ही बस में आने जाने की आदत है, इसीलिए आ जाती हैं। कावेरी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बहू उनकी तारीफ कर रही है या उन पर व्यंग कर रही है, लेकिन फिर भी बहू का इस तरह से उनके बस में आने को लेकर बात करना कावेरी जी को अच्छा नहीं लगा। पीछे खड़े पवन ने भी ये बातें सुन ली तो कावेरी जी के पास आकर बोला, अरे माँ, तुम बस से क्यों आई, मैं तुम्हें लेने के लिए आने ही वाला था। तभी पवन की बात को बीच में ही काटते हुए सरिता बोली, अरे पवन, मैंने ही माँ जी को फोन करके मना किया था, तुम्हारी व्यवस्था देखकर लग रहा था कि तुम माँ जी को लेने नहीं जा पाओगे और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चक्कर में माँ जी शादी में आ ही ना पाए। बेटे बहू की बातें सुनकर कावेरी जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं बस से आ गई हूँ ना। कहते हुए बहू सरिता को एक कमरे में ले गई और बोली, बेटा तुम अपने कंगन नहीं लेकर आई थी, ये लो मैं तुम्हारे कंगन लेकर आई हूँ, इसको भी पहन लो, और वैसे भी तुम इतनी सुंदर लग रही हो। तभी सरिता पूरे कमरे में जोर से बोली, अरे माँ जी, आप इसको कंगन कह रही हो, अभी तुमने मेरी होने वाली भाभी के जेवर नहीं देखे। फोन खोल कर सरिता उसमें से जेवर की फोटो दिखाते हुए बोली, ये देखो मेरी भाभी के कंगन कितने भारी हैं, मेरे वाले कंगन तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। सरिता की बात सुनकर कमरे के बाहर जितने भी लोग बैठे थे वो सब कावेरी जी की तरफ देखने लगे, तो कावेरी जी खुद को असहाय महसूस करने लगी कि वो कितने प्यार से अपनी बहू के लिए कंगन लेकर आई थी और बहू ने उनके कंगन को अपनी बातों से एकदम से छोटा बना दिया। कावेरी की आंखों में आंसू आ गए। पवन ने अपनी माँ का ऐसा अपमान देखा ना गया उससे, तो उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके मायके वालों के सामने वो अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप से माँ को लेकर शादी को अधूरा छोड़कर घर वापस जाने के लिए निकल गया। कावेरी जी ने बहुत मना किया, लेकिन पवन नहीं माना कि माँ अब बस बहुत हो गया, मैं उस घर में एक बेटे की तरह काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी सरिता आपको ही ताने सुना रही है, अब मुझसे इसे बर्दाश्त नहीं होगा, और वैसे भी अभी तो आपको आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, अभी से उसने आपकी कितनी बेइज्जती कर दी।
तो पूरी शादी खत्म होने तक तो पता नहीं क्या करेगी और जिसे मैं देख नहीं पाऊंगा। कहते हुए पवन अपनी माँ को लेकर वहां से निकल गया। वो दोनों माँ बेटे आधे रास्ते तक पहुंचे ही थे कि तभी सरिता का फोन आ गया। पवन तुम कहाँ हो? सरिता की हड़बड़ाती हुई आवाज सुनकर पवन ने कहा, क्यों, क्या हुआ? पवन, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो जेवर माँ ने अपनी बहू के लिए बनवाए थे, पापा उन्हें लेकर दुकान से घर के लिए निकल ही रहे थे कि बाइक पर दो चोर आए और बंदूक दिखाकर पापा से जेवर छीन कर ले गए। घर में बड़ा कोहराम मचा हुआ है। उसने पापा को धक्का भी दे दिया जिसकी वजह से उनको चोट भी लग गई। बारात जाने का समय हो रहा है, घर में जेवर नहीं है। अब बताओ क्या करें? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर बिना जेवर के बारात लेकर जाएंगे तो उधर मेरे में पापा की नाक कट जाएगी। सरिता की बात सुनकर पवन को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन आज उसे सरिता को सबक सिखाने का मौका मिल गया था। वो भी गुस्साते हुए बोला, तो मैं क्या करूं सरिता? वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं। अगर उनकी इज्जत जाती भी है तो मुझे इससे क्या लेना देना? मैं तो अपनी माँ को लेकर घर के लिए निकल गया हूँ। इतना सुनते ही सरिता ने गुस्से से कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो पवन? क्या मेरे माँ बाप की इज्जत से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है? वो आपको अपने बेटे से भी बढ़कर मानते हैं और तुम शादी छोड़कर माँ को लेकर घर के लिए निकल गए, शादी भी अटेंड नहीं की। तभी उसकी बात को बीच में काटते हुए पवन ने कहा, तुम सही कर रही हो सरिता। अगर तुम्हारे माँ बाप ने मुझे बेटे की तरह माना है तो मेरी माँ ने भी तो तुम्हें बेटी की तरह ही माना था, लेकिन तुम कभी उनकी बेटी नहीं बन पाई। हर जगह मेरी माँ का अपमान ही करती हो। आज भी तुम उनका 2 बार अपमान कर ही चुकी हो। मेरी माँ बार बार अपमान सहने के लिए नहीं बनी है। अगर तुम उनका सम्मान नहीं कर सकती हो तो उनका अपमान करने का हक भी तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। पवन की बात सुनकर सरिता रोते हुए बोली, ऐसी मुसीबत में भी तुम मुझे 4 बातें सुना रहे हो। मुझे तो लगा था तुम मेरा साथ दोगे। हाँ सरिता, आज तक तुम्हारा ही साथ देता आया हूँ, लेकिन तुम काम ही ऐसे करती हो कि जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। हमेशा बचकानी हरकतें करती रहती हो। तभी फोन को बीच में ही लेते हुए कावेरी जी बोली, क्या बेटा, बहू इतनी देर से रोज आ रही है और तुम उस पर गुस्सा किए जा रहे हो। अच्छा बहू, ये बताओ अब तुम कहना क्या चाहती हो? माँ जी, मेरे पापा कह रहे थे कि उनके पास अभी इतने सारे पैसे नहीं है कि इतना सारा जेवर इतनी जल्दी से दोबारा बनवा सकें। सारी जमा पूंजी जेवर बनवाने में लगा दी थी। इतना सारा खर्च हो गया तो मम्मी पापा की इच्छा है कि मैं अपना जेवर छोटे भाई की शादी में चढ़ाने के लिए दे दूं, और जैसे ही शादी हो जाएगी उसके 2-4 दिन बाद ही वो मुझे मेरे सारे जेवर मुझे वापस दे देंगे, ताकि अभी उनकी इज्जत रह जाएगी। और बाद में जब उनके पास पैसे हो जाएंगे तो धीरे धीरे अपनी बहू के लिए बनवा लेंगे। फोन स्पीकर पर था इसलिए पवन ने उसकी बात सुनते ही कहा कि तुम्हारे पास कौन सा जेवर है? तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम्हारे पास सिर्फ नाम के जेवर हैं। फिर इतने छोटे से जेवर से तुम्हारे मायके की इज्जत कैसे रह जाएगी? इतने छोटे जेवर को देखकर लड़की वाले उन्हें ताने सुनाएंगे। तुम रहने दो अपने जेवर, उन्हें मत देना। और वैसे भी अगर तुम अपने जेवर उन्हें दे दोगी तो तुम क्या पहनोगी? पवन ने कहा तो सरिता झट से बोली, अरे इसकी चिंता मत करो पवन, मैं आर्टिफिशियल जेवर पहन लूंगी, लेकिन कम से कम मेरे माँ बाप की इज्जत तो रह जाएगी। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत है और मेरी माँ की इज्जत धूल मिट्टी है। अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए तुम आर्टिफिशियल जेवर पहनने के लिए भी राजी हो गई, लेकिन मेरी माँ के सोने के दिए गहने देखकर भी तुमने 4 बातें सुनने से बाज नहीं आती हो। इतना कहकर पवन ने फोन काट दिया तो सरिता फुट-फुट कर रोने लगी। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि सच में उसने अपनी सास का बहुत अपमान किया है, जबकि उसके पति ने तो हमेशा से ही उसके माँ बाप का मान सम्मान किया है। उसे अपने किए का बहुत ज्यादा पछतावा होने लगा कि अगर उसने अपनी सास का मान सम्मान किया होता तो शायद आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। थोड़ी देर बाद सरिता को बाहर से पवन की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो पवन अपने ससुर जी से कुछ बातें कर रहा था, जिसे देखकर सरिता समझ गई कि हाँ, पवन कुछ अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि उसके पापा के चेहरे की सारी टेंशन गायब हो गई थी। तभी हंसते हुए सरिता के पापा अंदर आए और बोले, सच में दामाद जी और समधन जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अपने सारे जेवर चढ़ाने के लिए हाँ कर दिया है। साथ ही साथ कावेरी जी ने अपने जेवर उतारकर तुम्हें पहनने के लिए दिए हैं। कि मेरी बहू आर्टिफिशियल जेवर पहने, ये मुझे मंजूर नहीं है। तो बुढ़ी हो गई हूँ
उन्होंने कहा तो मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे कौन देख रहा है, उसके भाई की शादी है तो उसे बन ठन कर रहना ही चाहिए। अपने पापा की बात सुनकर सरिता की आंखें भर आई कि मैंने माँ जी का कितना अपमान किया और वो मेरे बारे में इतना सोचती हैं। खैर कावेरी जी और पवन वापस तो आए लेकिन उन्होंने सरिता से कोई बात नहीं की। पूरी शादी में कटे कटे रहे लेकिन सरिता के मन में अब अपनी सास के प्रति कुछ अलग ही भाव आ गए थे। पूरी शादी में वो सास से बात करने के लिए मौके तलाशती रही लेकिन बात नहीं हो पाई। शादी हो जाने के बाद कावेरी जी जाने लगी तो सरिता रोते हुए कावेरी जी के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, न जाने मैंने कितनी बार आपका अपमान किया है। आज जब भी उन बातों को सोचती हूँ तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि आपने तो हमेशा ही बड़प्पन दिखाया है लेकिन मैं ही बेवकूफ़ियाँ करती रही। अब से मैं खुद में सुधार लाने की कोशिश करूँगी और आपको अपनी सास नहीं माँ बनाने की कोशिश करूँगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आपकी जैसी सास मिली। तो कावेरी जी ने अपनी बहू को अपने गले से लगा लिया और बोली, इसी दिन का तो इंतज़ार था पगली मुझे। अब रोना बंद भी कर, मुझसे ये तेरे आंसू देखे नहीं जाते। कहते कहते कावेरी जी भी आंखें भर आईं। तभी पास में खड़े पवन ने कहा, बस कर माँ, अपनी बहू को चुप होने के लिए बोल रही है और खुद रोए जा रही है, चलो अब अपने घर के लिए निकलते हैं। तो दोनों सास बहू हंसने लगी। तभी कावेरी जी अपनी बहू से बोली, चलो बेटा अब शादी हो गई है तो तुम भी हमारे साथ ही चलो। हाँ माँ जी मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, कहते हुए सरिता अंदर चली गई और थोड़ी देर में तैयार होकर अपनी सास और पति के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल के लिए निकल गई। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।